नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग और हमारी जो सीरीज चल रही है वो रेलवे की PYQ सीरीज चल रही है। साइंस में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके मैं डेली 20 क्वेश्चनों का डिस्कशन आपको करवाता हूं। तो उसी सीरीज का आज ये क्लास नंबर 9 है। आज हमारा 9वां दिन है। इससे पहले हम 8 क्लास कर चुके हैं और 8 क्लासों में हमने 20-20 क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किए हैं। और जिन्होंने पूरी क्लासें देखी हैं पीछे की, उनको अच्छे से मजा भी आया होगा और उनको ये कॉन्फिडेंस भी हुआ होगा कि हाँ, मैं कर सकता हूं, मैं आराम से सिलेक्शन ले सकता हूं। क्योंकि साथियों, जो आपकी जो साइंस है वो रेलवे के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रखती है। मैथ सभी कर लेते हैं, रीजनिंग सभी कर लेते हैं, लेकिन साइंस है वो सभी नहीं कर पाते। और जो साइंस कर लेता है, साइंस के जो क्वेश्चन है वो कर लेता है, तो उनका सिलेक्शन भी श्योर है। ठीक है, तो बेझिझक होके पढ़िए और जितने भी आपके PYQ हैं उन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। यानी एक बार क्या करेगा, वो क्वेश्चन दे दिया, उसमें जितने भी ऑप्शन है ना, उन ऑप्शनों से क्वेश्चन बना के दे देता है। तो आपको सभी ऑप्शनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, उसके बाद उसका उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से मैं आपको करवा रहा हूं। तो एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि आप इस क्लास को अपने दोस्तों यारों तक, रिश्तेदारों तक, अपने भाई बंधुओं तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर हम क्लास का आगाज करते हैं और क्लास बेहतर होने वाली है। और एक और बात, आप इसको लाइव टेस्ट मान सकते हो, टेस्ट की तरह मान सकते हो। इसमें जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनका एक अलग से परफॉर्मा बना लो और उसमें पहले का A है, दूसरे का मान लो C है। इस प्रकार से आपको खुद करके देखने हैं और उसके बाद मिलान करना है कि आपके 20 में से कितने नंबर आते हैं। ये आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि कुलाम किसकी इकाई है, यानी कुलाम किसका मात्रक है। तो साथियों, अगर हम बात करते हैं कुलाम की, तो कुलाम है आपका आवेश का मात्रक। कुलाम है आवेश या फिर विद्युत आवेश का मात्रक। इसके बाद ऑप्शन नंबर आपका जो ए दे रखा है उसमें दे रखा है प्रतिरोध। जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक होता है आपका ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसके अलावा विभवांतर जो है ना, विभवांतर का जो मात्रक है वो होता है आपका वोल्ट। और एक दे रखा है विद्युत प्रवाह है। विद्युत प्रवाह है, विद्युत प्रवाह का मतलब होता है विद्युत धारा, और विद्युत धारा का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि त्वरण की इस SI मात्रक क्या है। त्वरण का SI मात्रक क्या है। देखिए त्वरण क्या है। अगर हम बात करते हैं साथियों त्वरण की बात करें तो जो त्वरण है इसका सूत्र होता है वेग बटे समय। वेग बटे समय यानी V बटे टी। अब इससे अगर आप इसका मात्रक निकालना चाहोगे तो मात्रक कैसे निकलेगा। देखो, वेग का मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड या मीटर प्रति सेकंड, बटे समय का मात्रक फिर से सेकंड आ गया। ये जो सेकंड है ये तो इस वेग वाले समय का मात्रक है। ठीक है, अब इसको आप हल करोगे तो यह आएगा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। मीटर बटे सेकंड स्क्वायर आपका मात्रक हो जाएगा त्वरण का। ठीक है, मैंने आपको बताया त्वरण का सूत्र V बटे टी होता है। लेकिन एक बात आप याद रखोगे नोट के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अगर बात करते हैं वर्तीय गति की, वर्तीय गति जो होती है, वर्तीय गति में जो त्वरण होता है उसका सूत्र होता है V स्क्वायर बटे R। ये जो बात मैंने बताई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है कि आपका जो त्वरण होता है वो वर्तीय गति का के अंदर सूत्र क्या होगा। वर्तीय गति में त्वरण का सूत्र V स्क्वायर बटे R होगा और रेखीय गति में सूत्र होगा V बटे T। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी तापमान की SI इकाई है, यानी तापमान का SI मात्रक आपको पूछा है। अगर हम तापमान के SI मात्रक की बात करते हैं तो ध्यान से समझो, तापमान जो है ना, तापमान इसका जो SI मात्रक होता है वो होता है केल्विन। और केल्विन को लिखा जाता है कैपिटल K के द्वारा। और केल्विन का जो मान है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। यानी इसका जो मान होगा वो कभी भी ऋणात्मक यानी माइनस का नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब कभी भी आपको ये नहीं मिलेगा -20 केल्विन, कभी भी नहीं मिलेगा, ये संभव नहीं है। कहने का मतलब जो केल्विन होता है, केल्विन पैमाने का मान माइनस में संभव नहीं है या माइनस में नहीं होता है। ये बात आप याद रखोगे। अगर हम तापमान की बात करते हैं तो ये एक प्रकार की मूल राशि है, एक मूल राशि है। और मैंने आपको बताया भी था साथियों कि हमारे भौतिक विज्ञान में यानी फिजिक्स के अंदर 7 मूल राशियां होती हैं, उसमें से एक आपकी होती है
तापमान। अब 7 मूल राशियां कौन कौन सी, उसमें एक नंबर आती है आपकी लंबाई। लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। दूसरी आपकी समय होती है, समय का मात्रक होता है सेकंड। तीसरी जो आपकी होती है वो होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान को मास कहा जाता है और इसका जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। और 4 नंबर जो है वो है आपका ताप, ताप का मात्रक होता है केल्विन, जो अभी मैंने आपको बताया है। इसके बाद 5 नंबर है विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। इसके बाद जो 6 नंबर है साथियों वो है आपकी पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा जो है उसको मापा जाता है मोल के अंदर, मोल, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 7 नंबर, तो 7 नंबर है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैंडेला। ये 7 भौतिक राशियां हैं, सॉरी 7 मूल राशियां हैं, ये 7 मूल राशियां हैं। इसके अलावा 2 आपकी होती हैं पूरक राशियां, 2 आपकी पूरक राशियां होती हैं। और पूरक राशियों में सबसे पहले जो है वो है समतल कोण, समतल कोण या फिर ठोस कोण, ठोस कोण या फिर समतल कोण, एक ही बात है। और इसका होता है रेडियन, इसका मात्रक क्या होता है रेडियन। और दूसरा होता है आपका घन कोण, घन कोण, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इसके अलावा आपकी तीसरी जो राशियां होती हैं वो होती हैं व्युत्पन्न राशियां, उनकी संख्या अनिश्चित है। और पूरक राशियों की संख्या कितनी है, 2 है। पूरक राशियों की संख्या 2 है, जो मैंने आपको बता दी। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी थी। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी ए में आपको डिग्री दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में सेल्सियस दे रखा है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है उसमें फ़ारेनहाइट दे रखा है। तो ये सभी के सभी आपके पैमाने हैं किसके, तापमान के। लेकिन एसआई जो पैमाना है ना, एसआई जो इकाई है वो है आपकी केल्विन। ऑप्शन नंबर जो आपका केल्विन है वो करेक्ट हो जाएगा, केल्विन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ो इस क्वेश्चन को अच्छे से। 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन है कि न्यूटन मीटर की घात -2, न्यूटन मीटर की घात -2 किसका अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। यानी आपको दे रखा है न्यूटन मीटर की घात -2। अब इसको देखो थोड़ा सा सोल्व करते हैं हम। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं न्यूटन बटे, अब ये जो बट्टा है मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये जो मीटर है ना ये माइनस की घात है, इसको प्लस की बनाने के लिए हम बट्टा लगा देंगे। इसको मीटर को कहां लेके आएंगे, नीचे, तो ये घात प्लस की हो जाएगी। अब इसको आप हल करोगे तो न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का। और आपका जो मीटर स्क्वायर है वो आपका क्षेत्रफल का मात्रक होता है, बल बटे क्षेत्रफल। और साथियों याद रखना, बल बटे क्षेत्रफल किसका सूत्र होता है, ये होता है आपका दाब का क्षेत्र, दाब का सूत्र या फिर प्रतिबल का सूत्र। दाब या फिर प्रतिबल का जो सूत्र है वो बल बटे क्षेत्रफल होता है। अब आपको इसमें से देखना है कि कौन सा सही उत्तर होगा। तो आपको पूछा था न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, तो साथियों हो जाएगा आपका दाब का मात्रक। किसका हो जाएगा सर, दाब का मात्रक। अगर दाब नहीं होता तो आपको ऑप्शन में दिया मिलता प्रतिबल, तो अगर प्रतिबल होता तो इसका हो जाता प्रतिबल का। इसके अलावा बल का मात्रक न्यूटन है। संवेग की बात करते हैं, संवेग, अगर हम संवेग की बात करें तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान का केजी और वेग का होता है मीटर बटे सेकंड, तो केजी मीटर प्रति सेकंड आपका संवेग का हो जाएगा। और दाब का मैंने आपको बता ही दिया, दाब का बल बटे क्षेत्रफल यानी न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का सी है, जो सॉरी डी है, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात। चलिए थोड़ा सा हम फास्ट चलते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से जल्दी जल्दी आपका टाइम भी वेस्ट ज्यादा नहीं हो और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाए। चलो 5 नंबर क्वेश्चन है कि भार की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है, मतलब भार की जो एसआई इकाई यानी जो भार का जो मात्रक है वो किसके समान है। तो देखो समान मात्रक की अगर हम बात करते हैं, समान मात्रकों की, समान मात्रक किन किन का समान मात्रक है, तो याद रखोगे दाब का जो मात्रक है वो किसके समान है, प्रतिबल के समान है। दाब का प्रतिबल के समान है, चाल का वेग के समान है, चाल का किसके है, वेग के समान है। और आपका जो बल है ना, बल उसका है भार के समान। ये कुछ समान मात्रकों की राशियां हैं जो आपको याद रखनी है। तो आपको यही पूछा था कि भार का मात्रक किसके समान है, तो भार का मात्रक बल के समान है। ऑप्शन नंबर जो आपका जो सी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा जो आपका दाब दे रखा है, दाब का जो होता है वो प्रतिबल के होता है। और एक ऑप्शन नंबर आपका जो दे रखा है डी, डी में दे रखा है आपको द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, किलोग्राम होता है। और द्रव्यमान आपकी एक मूल राशि है जो मैंने आपको अभी अभी बताई थी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से पढ़िए 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। देखो सापेक्ष राशि होती क्या है,
सापेक्ष राशि होती क्या है? वो राशि जो दूसरों पर क्या करती है? दूसरों पर निर्भर करती है। जो दूसरों पर निर्भर करती है उसको हम क्या कहते हैं? सापेक्ष राशि कहते हैं। तो याद रखना, जो आपका समय जो होता है ना, समय किसी पर भी निर्भर नहीं करता। इसलिए जो समय होता है वो सापेक्ष राशि नहीं है। इस फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान के अंदर समय एक ऐसी राशि है साथियों जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती, यानी वो सापेक्ष नहीं है, सापेक्ष राशि नहीं है। उसका उत्तर होगा आपका समय जो है वो सापेक्ष राशि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी दूसरे के ऊपर क्या नहीं करती? निर्भर नहीं करती। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि समय सापेक्ष राशि नहीं है, क्यों? उसका कारण क्या है? कि ये दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं करती, इसीलिए क्या नहीं है? ये एक प्रकार की सापेक्ष राशि नहीं है। क्लियर है बात? अरे समझ में आई कि नहीं आई? तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा त्वरण का मात्रक आपको पता ही है, वेग का मात्रक मैंने कई बार बता दिया, दूरी का मात्रक मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 7 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और फिर इसका आंसर हमें देना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? यानी ऐसी राशि कौन सी है जिसका मात्रक नहीं है? तो देखो, मैं आपको कुछ मात्रकहीन राशियों के बारे में बताता हूं। मात्रकहीन राशियां कौन कौन सी होती हैं? मात्रकहीन का मतलब जिनका मात्रक नहीं होता, उन राशियों की बात करते हैं। तो उसमें एक आपका आता है आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक या फिर सापेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक या फिर सापेक्षिक घनत्व। और एक है आपकी अपवर्तनांक। तीसरी है आपकी आवर्धन। 4 नंबर है आपकी विकृति। 5 नंबर है आपकी कोण या फिर घन कोण। कोण या फिर घन कोण का कोई मात्रक नहीं होता। रेडियन और जो स्टेरेडियन होते हैं वो इसके प्रदर्शित करने के तरीके होते हैं, इनका प्रदर्शित करने का तरीका है, न कि मात्रक है। इसके अलावा 6 नंबर अगर हम बात करते हैं पाइसन गुणांक, ये कुछ ऐसी राशियां हैं जिनका कोई मात्रक नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है, या निम्न में से किसका मात्रक है, इस प्रकार से पूछ ले। तो याद रखना साथियों, ये 5-6 राशियां ऐसी हैं जिनका कोई मात्रक नहीं है। तो अब देखो क्वेश्चन, इस 7 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपेक्षिक या फिर सापेक्षिक घनत्व जो होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखोगे, नोट में याद रखोगे कि देखो, सापेक्षिक या फिर आपेक्षिक घनत्व का तो कोई मात्रक नहीं होता, लेकिन घनत्व की बात करते हैं, घनत्व का आपका मात्रक होता है। घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन इसका सूत्र होता है। और इस सूत्र के आधार पर अगर इसका हम मात्रक निकालते हैं तो क्या कैसे निकलेगा? द्रव्यमान का मात्रक केजी और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो केजी प्रति मीटर क्यूब या केजी बटे मीटर क्यूब घनत्व का मात्रक होता है। क्लियर है बात? इसके अलावा संवेग का मात्रक अभी भी मैंने बताया था। संवेग जो होता है, संवेग की अगर बात करते हैं तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा वेग, और द्रव्यमान का होता है केजी और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। तो ये केजी मीटर प्रति सेकंड संवेग का मात्रक हो जाएगा। बल का मात्रक न्यूटन होता ही है, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं साथियों, 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 8 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो, पहले क्वेश्चन का काम है पढ़ने का, अच्छे से पढ़ना है साथियों। अगर 5, 7, 10 सेकंड लग भी जाए क्वेश्चन पढ़ने में तो कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती? इकाइयां समान नहीं होती या किन का मात्रक समान नहीं होता, ये बात आपसे पूछी है। देखो, अगर हम बात करते हैं चाल की और वेग की, चाल और वेग दोनों का मात्रक समान होता है। इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है और इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये तो आपस में क्या होती है? समान होती हैं। ये बात तो है, सही है। इसके बाद हम बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी ऑप्शन में दे रखा है कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा की बात करते हैं तो कार्य का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है, और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल।
तो दोनों ये भी समान है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। सी में दे रखा है दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन। तो याद रखना मेरे प्यारे लाडलो, दूरी का मात्रक भी आपका मीटर होता है और विस्थापन का मात्रक भी सर क्या होता है, मीटर होता है। क्लियर है बात? अगर हम डी की बात करते हैं, डी में दे रखा है बल और दाब। बल और दाब की बात करते हैं तो बल का जो मात्रक है ना वो तो होता है न्यूटन और दाब का मात्रक होता है पास्कल, पास्कल या फिर न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। इस न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं, पास्कल के नाम से जानते हैं। तो इनका आपस में मात्रक बराबर नहीं है, इनका मात्रक समान नहीं है। बल का जो है ना वो तो भार के समान है, भार और बल का समान है, और दाब का जो होता है वो प्रतिबल के बराबर होता है, प्रतिबल के समान होता है। तो देखो ये जो युग्म है ना, ये जो जोड़ा है ये गलत दे रखा है और यही हमें बताना था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात? अरे क्लियर है कि नहीं बताओ, आगे बढ़े फिर। चलो 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए पहले, 9 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपने कल की क्लास देखी है तो कल वाली क्लास में मैंने आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ाया था। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो पढ़ाया था मैंने। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्या होता है, डाल्टन ने पहली बार प्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था और जो डाल्टन है इसके सिद्धांत को बुनियादी या फिर आधारभूत या फिर मूलभूत मॉडल कहा जाता है, क्योंकि ये प्रथम मॉडल था ना, इसीलिए इसको आधारभूत या फिर बुनियादी मॉडल कहा जाता है। इसके अलावा इसके मॉडल में क्या कहा गया था, इसके मॉडल में यह कहा गया था कि सभी जो पदार्थ होते हैं, सभी पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और उन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। दूसरी बात इसने क्या कही थी कि अलग अलग परमाणुओं का गुण क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग परमाणुओं का गुण अलग अलग होता है। तीसरी बात इसमें क्या कही गई थी, तीसरी बात इसमें कही गई थी कि अगर कोई यौगिक का निर्माण होता है, अगर कोई यौगिक का निर्माण होता है तो उसमें जो परमाणु होते हैं, इसमें जो परमाणु होते हैं वो एक पूर्णांक के रूप में आपस में जुड़ते हैं। जब भी कोई यौगिक बनता है, जैसे मान लो H2O का निर्माण होता है तो इसमें H और O आपस में जुड़ते हैं, तो ये आपस में इस प्रकार से कभी भी नहीं जुड़ सकते। मतलब हाइड्रोजन का आधा भाग जुड़ गया और इस ऑक्सीजन का मान लो 1.5 भाग जुड़ गया, इस प्रकार से कभी नहीं जुड़ते हैं। ये पूर्णांक के रूप में जुड़ते हैं, यानी हाइड्रोजन जुड़ेगा तो 1 2 3 4 इस प्रकार से पूर्णांक के रूप में जुड़ते हैं। ये इसका नियम का तीसरा कथन था। और चौथा जो कथन था वो था कि जो पदार्थ होता है, जो परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है, यानी परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते। परमाणु क्या होता है, अदृश्य होता है, परमाणु को हम देख नहीं सकते। और परमाणु को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो हम बना सकते हैं न उसको नष्ट कर सकते हैं। ये 5 बातें इसके नियम में कही गई थी। और एक बात और याद रखनी थी, जो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो किसके ऊपर आधारित है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। और रासायनिक संयोजन के 2 नियम होते हैं, एक होता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक होता है आपका स्थिर अनुपात का नियम। यानी द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के नियम का जो स्पष्टीकरण होता है वो किसके नियम के अनुसार होता है, डाल्टन के नियम के अनुसार होता है। ये सारी बातें मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी, यहां पर पूरा लिख के बताया था। अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो पीछे की क्लास देख लीजिए, जैसे कि आपको एक कंटिन्यूटी मिल जाए और जितनी भी मैं आपको पीछे बातें बताता हूं वो आपके आगे क्या होती रहें, रिवीजन होती रहें, उनका रिवाइज होती रहें वो, जिससे कि आपको ज्यादा याद होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो अच्छे से, अब पढ़ के देखो क्वेश्चन को कि निम्न डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम कौन सा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको पता होना चाहिए। अगर हम द्रव्यमान संरक्षण की बात करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो क्या है, इसमें कहा गया है कि जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, इस द्रव्यमान को न तो हम क्या कर सकते, नष्ट कर सकते, और न ही क्या कर सकते, उत्पन्न कर सकते हैं। न ही क्या कर सकते हैं, उत्पन्न, न तो नष्ट कर सकते न ही उत्पन्न कर सकते। यह बात द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कही गई है। तो ऐसी ही एक बात डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कही गई है। वो क्या है, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उसमें यह कही गई थी कि जो परमाणु होता है, परमाणु, उस परमाणु को हम ना तो क्या कर सकते, नष्ट कर सकते, और न ही क्या कर सकते, न ही उत्पन्न कर सकते, न ही उत्पन्न कर सकते। यह बात इसके नियम में कही गई थी। तो इसकी बात और इसकी बात दोनों की देखो एक जैसी सी बात है। इसमें द्रव्यमान के बारे में बताया गया था, इसमें परमाणु के बारे में बताया गया, बस इतनी सी फर्क है। तो अब इनको पढ़ना है
ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक संख्याओं के अनुपात में जुड़ते हैं। हाँ, यह जरूर कहा गया था, लेकिन ये किसकी पालना नहीं करता? यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना नहीं करता, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण में तो नष्ट और उत्पन्न की बात कही गई है। तो आपको ऐसी कोई अवधारणा देखनी है जो नष्ट और उत्पन्न से संबंधित हो। तो ऑप्शन नंबर अगर आप डी देखोगे ना, डी ऑप्शन, तो इसमें दे रखा है कि परमाणु अदृश्य होते हैं, इनको रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट कर सकते। तो द्रव्यमान संरक्षण से संबंधित कौन सी अवधारणा होती है? वो ये अवधारणा होती है नष्ट और उत्पन्न करने वाली। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद उस क्वेश्चन में आपको अपना माइंड है, अपनी जो लॉजिक है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए 10 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से, फिर हम इस क्वेश्चन का धुआं उड़ाते हैं। क्या है क्वेश्चन कि आपको देखा है खाली स्थान ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है, यानी परमाणु का विशेष द्रव्यमान होता है। यह बात किसने कही थी? यानी कहने का मतलब जो डाल्टन साहब है ना, डाल्टन साहब ने परमाणु की खोज की थी। परमाणु की जो खोज है वो की थी जॉन डाल्टन ने। परमाणु की जो खोज है वो जॉन डाल्टन ने की थी। और इस परमाणु के बारे में डाल्टन ने क्या बताया था? डाल्टन ने बताया था कि परमाणु का क्या होता है? द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि परमाणु के द्रव्यमान की खोज भी किसने कर दी थी? तो डाल्टन साहब ने की थी। क्लियर है बात? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी परमाणु द्रव्यमान की जो बात है, वो किसके द्वारा बताई गई थी? परमाणु द्रव्यमान की बात डाल्टन साहब के द्वारा बताई गई थी। क्लियर है? परमाणु की खोज का श्रेय भी डाल्टन को जाता है और परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताने का काम भी किसने किया? डाल्टन साहब ने किया। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है कनाड या फिर कणाद। अगर कणाद की बात करते हैं तो ये भारतीय ऋषि थे ये। और साथियों मैं आपको एक गजब की बात बताता हूं, ये जो कणाद साहब थे ना, कणाद साहब ने पहली बार या फिर प्रथम लिख सकते हो आप, प्रथम मौखिक परमाणु मॉडल दिया। प्रथम मौखिक परमाणु मॉडल दिया। मौखिक का मतलब होता है इसने परमाणु के बारे में बोल के बता दिया था। पहली बार परमाणु के बारे में बोल के बताया, यानी इसने कुछ बात लिखी नहीं थी। इसका कहीं पर भी हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। और साथियों कणाद ने जो बात बोली थी, उन्हीं बातों को लिख किसने दिया था? लिखित रूप में किसने प्रस्तुत कर दिया? तो लिखित रूप में प्रस्तुत कर दिया साथियों डाल्टन ने। डाल्टन जो था ना वो बड़ा जालिम आदमी था साथियों। क्यों? क्योंकि कणाद साहब भारतीय ऋषि थे, भारतीय मुनि थे। इन्होंने बात बोल दी और उस बात को अपनी किताब में छाप दिया। किसने? डाल्टन ने। इसीलिए डाल्टन को क्या कहा जाता है? प्रथम परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है। लेकिन वास्तव में कौन थे? वास्तव में कणाद थे, क्योंकि कणाद ने वही बात बताई थी जो डाल्टन ने बताई है। डाल्टन ने अपने पास से कुछ नहीं बताया। डाल्टन ने किसकी बात सुन ली? कणाद की बात सुन ली और कणाद की बात को अपनी बुक में लिख दिया और वही इसकी बुक क्या हो गई? प्रचलित हो गई। इसलिए कणाद को लोग भूल गए और किसकी जय जयकार होने लगी? इस डाल्टन साहब की जय जयकार होने लगी। क्लियर है बात? समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवोजियर की अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, लेवोजियर ने क्या किया था? लेवोजियर की अगर बात करें तो इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो किसने दिया था? वो दिया था लेवोजियर ने। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर ने दिया था। और एक आपको निश्चित अनुपात के नियम की भी बात याद रखनी है। निश्चित अनुपात का जो नियम है वो दिया गया था प्राउस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? जोसेफ प्राउस्ट नाम का जो वैज्ञानिक था उसने निश्चित अनुपात का नियम दिया था। तो आपको याद रखना है परमाणु द्रव्यमान के बारे में किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो कि किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रतिपादित किया? मैंने अभी बताया था साथियों, कि जो
डोल्टन साहब हैं, डोल्टन जो साहब हैं, इन्होंने, डोल्टन ने प्रथम परमाणु मॉडल दिया था। प्रथम जो परमाणु मॉडल है वो डोल्टन ने प्रतिपादित किया था, परमाणु मॉडल। और ये प्रथम परमाणु मॉडल था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, इसीलिए इसको बुनियादी, बुनियादी या फिर आधारभूत, आधारभूत या फिर मूलभूत, आधारभूत या फिर मूलभूत मॉडल कहा गया। बुनियादी, आधारभूत या फिर मूलभूत मॉडल प्रथम मॉडल को कहा गया था। और प्रथम मॉडल किसने दिया था, डोल्टन ने दिया था। तो याद रखोगे साथियों, ऑप्शन नंबर जो आपका जो डी है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात है। और ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है लेवोजियर, और अभी अभी मैंने बताया था लेवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित किया था। और जोसेफ प्राउस्ट ने, जोसेफ प्राउस्ट ने कौन सा नियम दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने जो नियम दिया था उसका नाम है आपका निश्चित अनुपात का नियम या फिर स्थिर अनुपात का नियम। क्लियर है बात है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ, आ गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि डोल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। अभी अभी मैंने बताया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट कर सकते। तो उत्पन्न और नष्ट करने वाली जो बात है ना, वो किसके अंदर बताई गई है, वो बताई गई है डोल्टन के नियम में। और वो परमाणु के बारे में बताई गई है कि परमाणु को न तो उत्पन्न कर सकते न नष्ट कर सकते। तो यही द्रव्यमान संरक्षण से संबंधित हो गई। यानी द्रव्यमान संरक्षण की जो अवधारणा है ना, वो किसके अंदर फिट हो गई, डोल्टन के नियम में। तो ऑप्शन नंबर अगर आप डी को देखोगे ना कि परमाणु अविभाज्य कण है जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर। 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात है, ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। मूलभूत सिद्धांत अभी अभी मैंने बताया था, मूलभूत, आधारभूत या फिर बुनियादी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था डोल्टन के द्वारा, डोल्टन के द्वारा। क्लियर है बात है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करते हैं मिल्टन की, जॉन मिल्टन की, तो जो जॉन मिल्टन है साथियों, ये एक अंग्रेजी कवि थे, अंग्रेजी कवि थे, अंग्रेज कवि थे, अंग्रेज कवि। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन ये कवि थे। विज्ञान से संबंधित इनका कोई संबंध नहीं है, विज्ञान के बारे में इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन बात करते हैं मेंडल की, किसकी बात करते हैं, मेंडल की। तो याद रखना जॉर्ज जो साइमन जो मेंडल हैं, ग्रेग मेंडल, ग्रेग मेंडल की अगर बात करते हैं तो ग्रेग मेंडल ने क्या किया था, आपका जो आनुवंशिकता है या फिर आनुवंशिकी जो है, आनुवंशिकी जो विज्ञान है उसका जनक किसको कहा जाता है, आनुवंशिकी विज्ञान का जो जनक है वो जॉन मेंडल को ही कहा जाता है। किसको, ग्रेगर जॉन मेंडल को ही कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। क्लियर है बात है। इसने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे और मटर के पौधे का जो, मटर का जो पौधा होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। क्लियर है बात है। और अगर हम बात करते हैं लेवाजियर की, अगर लेवाजियर की बात करें तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित किया था। क्लियर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिन्होंने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। देखो मैंने अभी अभी आपको बताया था डोल्टन के बारे में, डोल्टन के बारे में अभी अभी बताया था, एक बार फिर से मैं चर्चा करता हूं। डोल्टन जो है इसका जो नियम है वो प्रथम परमाणु मॉडल दिया था इसने, प्रथम परमाणु मॉडल, प्रथम परमाणु मॉडल। एक बात तो ये याद रखनी है। और इसका जो नियम है वो रासायनिक संयोजन पर आधारित है। किस पर आधारित है, रासायनिक संयोजन पर आधारित है, रासायनिक संयोजन। और रासायनिक संयोजन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। उसमें आपका एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा जो है वो है निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम। तो याद रखना द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम से संबंधित जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, डोल्टन ने दिया था। किसने, डोल्टन ने। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है बात है, ऑप्शन नंबर डी।
इसके अलावा हम बात करते हैं प्राउस्ट की। ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन में आपको प्राउस्ट दे रखा है, प्राउस्ट। अगर हम प्राउस्ट की बात करते हैं तो मैंने अभी अभी बताया था प्राउस्ट ने क्या किया था। प्राउस्ट ने निश्चित अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था, निश्चित अनुपात का नियम या फिर स्थिर अनुपात का नियम। निश्चित या स्थिर अनुपात का जो नियम है वो प्राउस्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। लेवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो किसने प्रतिपादित किया? लेवोजियर ने प्रतिपादित किया, लेवोजियर ने। अगर हम बात करते हैं किसकी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड की, इसमें एक रदरफोर्ड दे रखा है, तो रदरफोर्ड की अगर हम बात करें तो रदरफोर्ड को जाना जाता है एल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल के द्वारा। एल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल, प्रकीर्णन मॉडल, एल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल का जो प्रतिपादन किया था वो रदरफोर्ड ने किया था, यानी एल्फा कण की सहायता से परमाणु के बारे में बताया था। क्लियर है बात है। और रदरफोर्ड को नाइट्रोजन की खोज के लिए भी जाना जाता है। नाइट्रोजन की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा। क्लियर है बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉरी, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 15 नंबर क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है। चलो राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। राइबोसोम की अगर हम बात करें साथियों, तो राइबोसोम की जो खोज है, राइबोसोम की जो खोज है वो जॉर्ज पेलाडे नाम के वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। जॉर्ज पेलाडे, एक बात। दूसरी बात, राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कोशिका में किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का कारखाना। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो है इसकी उप इकाई की बात करते हैं। इसकी कितनी उप इकाइयां होती हैं? तो इसकी 2 उप इकाइयां होती हैं। कितनी? 2। और वो 2 कौन कौन सी होती हैं? एक जो होती है वो होती है 50S यानी 50S, और दूसरी का नाम होता है 30S यानी 30S। ये 2 इसकी उप इकाइयां होती हैं। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना समझ में? आगे बात करते हैं नेक्स्ट। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि प्राकेंद्रिकी कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। यानी आपको क्या पता होना चाहिए? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। तो देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताएं क्या हैं। अगर हम बात करते हैं प्राकेंद्रीय की, प्राकेंद्रिक या फिर प्राकेंद्रिकीय, प्राकेंद्रिकी की या फिर प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर हम बात करें तो इसकी विशेषता जो है ना, उसकी पहली विशेषता क्या है? इसकी पहली विशेषता है कि ये एकल गुणसूत्र होती हैं। एकल गुणसूत्र या फिर एकल गुणित होती हैं। एकल गुणसूत्र, एकल गुणसूत्रित होती हैं, एक नंबर बात। दूसरी बात आपको याद रखनी है, इनके अंदर, इनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। केंद्रक झिल्ली का अभाव, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। ठीक है। अगर हम तीसरी की बात करते हैं तो साथियों इनका जो आकार होता है, आकार वो अत्यधिक छोटा होता है। अत्यधिक छोटा, इनका आकार अत्यधिक छोटा होता है। अगर हम चौथी विशेषता की बात करें तो इसकी चौथी विशेषता है कि इसका जो नाभिकीय वाला भाग है, नाभिक वाला जो भाग है, नाभिक वाले भाग को या फिर नाभिकीय क्षेत्र को केंद्रकाभ के नाम से जाना जाता है। केंद्रकाभ, केंद्रकाभ। जैसे मान लो कोई कोशिका है, उस कोशिका का जो मध्य का भाग होता है उसको हम केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो इस केंद्रक का नाम क्या हो जाता है? आपका केंद्रकाभ हो जाता है। ठीक है, बात है समझ में आई? तो ये 4 विशेषताएं आपकी होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की। अब आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा गलत है, गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन नंबर 1 को देखो कि झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी होती है।
ये बोल रहा है कि झिल्ली की मौजूदगी होती है, यानी झिल्ली पाई जाती है, और मैंने क्या बताया कि इसमें झिल्ली का अभाव होता है, झिल्ली नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही क्या है आपका गलत। इसका आकार अत्यधिक छोटा होता है, बिल्कुल अत्यधिक छोटा होता है। अगर बात करते हैं तो इसमें एकल गुणसूत्र पाया जाता है, और इसका जो नाभिकीय जो क्षेत्र होता है वो केंद्रकाभ कहलाता है। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है गलत। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 17 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए कि जब एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। साथियों, ये एक आंकड़ा है, इस आंकड़े को, इस डाटा को आपको याद ही करना पड़ेगा। यानी मैंने आपको बताया भी था पीछे एटीपी के बारे में, एक बार फिर से हम क्या करते हैं, इसका डिटेल से चर्चा करते हैं। एटीपी है क्या? अगर एटीपी की बात करें तो इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण कहां पर होता है? एक नंबर तो आपको याद रखना है कोशिका द्रव्य। अगर ऑप्शन में आपको कोशिका द्रव्य दिया मिले तो उत्तर आपका कोशिका द्रव्य होगा। अगर ऑप्शन में कोशिका द्रव्य नहीं मिलेगा तो दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरे पर क्या मिलेगा आपको? माइटोकॉन्ड्रिया नाम मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। या तो मिलेगा आपको कोशिका द्रव्य, अगर कोशिका द्रव्य नहीं मिले तब आपको उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य दोनों दे रखे हैं तो आपका एक नंबर उत्तर यह होगा और 2 नंबर उत्तर यह माना जाएगा। क्लियर है बात? आगे बात करें तो एटीपी के बारे में एक बात याद रखनी है कि इसको ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है, ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। और जब इसको पानी के द्वारा तोड़ते हैं, पानी के द्वारा इसका विखंडन जब होता है, पानी के द्वारा तोड़ते हैं तो इससे 30.5 किलो मोल ऊर्जा की क्या होती है? प्राप्ति होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है 30.5 किलो मोल। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30.5 किलो मोल ऊर्जा की प्राप्ति होती है जब पानी के द्वारा इसको तोड़ा जाता है। क्लियर है बात? समझ में आई कि नहीं आई बताओ? इतनी बातें टीपी के बारे में आपको याद रखनी थी। आगे बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को अलग कर देता है या फिर खत्म कर देता है। देखो, सभी के बारे में चर्चा करते हैं, जितने भी ऑप्शन में दे रखे उन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर जो 1 है उसमें दे रखा है अंतः पृथ्वी जालिका। अंतः पृथ्वी जालिका, अंतः पृथ्वी जालिका की अगर हम बात करें तो याद रखोगे अंतः पृथ्वी जालिका की जो खोज है, इसकी जो खोज है वो की गई थी पोर्टर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। पोर्टर नाम का एक वैज्ञानिक था, इसने इसकी क्या की थी? खोज की थी, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने। अच्छा, अंतः पृथ्वी जालिका की अगर हम बात करते हैं तो इसका कार्य क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर कार्य, इसका जो पहला काम होता है वो हमारी जो कोशिका है, जो कोशिका है उस कोशिका को संरचना प्रदान करना, संरचना व मजबूती प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना। हमारी जो कोशिका है उसको मजबूती और संरचना प्रदान करने का कार्य अंतः पृथ्वी जालिका का है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसीलिए इसको कहा जाता है कोशिका का कंकाल तंत्र, कोशिका का कंकाल तंत्र। कोशिका का कंकाल तंत्र अंतः पृथ्वी जालिका को कहा जाता है क्योंकि ये हमारी कोशिका को क्या करता है? संरचना और मजबूती प्रदान करता है। जैसे हमारे शरीर को हमारी हड्डियां, हमारा जो कंकाल तंत्र है वो संरचना प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, उसी प्रकार से ये भी कोशिका को प्रदान करता है। इसका जो दूसरा कार्य है वो क्या है? हमारे कोशिका में जो जहरीले पदार्थ हैं, जहरीले पदार्थ उनको खत्म करना। जहरीले पदार्थों को खत्म करने का कार्य भी किसका होता है? अंतः पृथ्वी जालिका का। और आपको यही क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किसका कार्य विषाक्त पदार्थों को खत्म करना होता है? विषाक्त का मतलब जहरीले पदार्थों को खत्म करने का काम किसका है? अंतः पृथ्वी जालिका का। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं राइबोसोम की तो मैंने आपको 2-3 बार बता दिया राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम जो होता है इसकी खोज की थी जॉर्ज पेलाडे नाम के वैज्ञानिक ने। जॉर्ज पेलाडे नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और इसका जो काम होता है वो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन संश्लेषण करना या प्रोटीन का संश्लेषण करना इसका काम होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम को जानते हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गोल्जी काये की, गोल्जी काये, गोल्जी काये की जो खोज है वो कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और गोल्जी काये का जो काम होता है, गोल्जी काये का जो काम होता है वो क्या काम होता है, देखो हमारा जो गोल्जी काये होता है वो कोशिका में पदार्थों का परिवहन करता है, पदार्थों का परिवहन करता है। कोई भी पदार्थ जैसे कोई पोषक पदार्थ है उनका परिवहन कर दिया, या फिर कोई अन्य पदार्थ उसका परिवहन कर दिया, तो ये परिवहन करने का काम करता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। यानी कोशिका का जो परिसंचरण तंत्र है वो गोल्जी काये को कहा जाता है। इसके अलावा हमारे जो शुक्राणु होते हैं, पुरुषों के जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणुओं के एक्रोसोम का निर्माण करना, एक्रोसोम का निर्माण करना। एक्रोसोम क्या होता है, यानी हमारा जो इस प्रकार का बना होता है शुक्राणु, इसकी ये तो होती है पूंछ, और आगे का जो भाग होता है इसको कहा जाता है एक्रोसोम, एक्रोसोम। तो इस एक्रोसोम का निर्माण करने का कार्य इस गोल्जी काये का होता है। क्लियर है बात है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो किसने की थी, कोलिंकर और अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, तो बेंदा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया का उपनाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसको कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस या फिर ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। ये सारी बातें मैं आपको पीछे बता चुका हूं। ठीक है, आगे बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं पाई जाती हैं, चपटी कोशिकाएं। चलिए बात करते हैं चपटी कोशिकाओं की। देखो चपटी कोशिका, चपटी कोशिका का मतलब क्या होता है, चपटी का मतलब होता है सल्की, चपटी का मतलब क्या होता है सल्की, और कोशिका का मतलब कोशिका। सल्की कोशिका, सल्की कोशिका को ही क्या कहते हैं, चपटी कोशिका कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, सल्की कोशिका। क्लियर है बात। अच्छा, इसमें आपको एक दे रखा है प्लाज्मा कोशिका, प्लाज्मा कोशिका। प्लाज्मा जो कोशिका होती है वो लिम्फोसाइट का कार्य करती है, लिम्फोसाइट का कार्य। अब आपके दिमाग में आया होगा ये लिम्फोसाइट क्या होता है। लिम्फोसाइट का मतलब होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना, एंटीबॉडी का निर्माण करना। हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करने का काम किसका है, तो प्लाज्मा कोशिका का है। एंटीबॉडी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना प्लाज्मा कोशिका का कार्य होता है। एक इसमें दे रखा है मास्ट कोशिका, मास्ट कोशिका। मास्ट कोशिका किसको कहा जाता है, तो जो अपरिपक्व, अपरिपक्व जो कोशिका होती है उसको हम क्या कहते हैं, मास्ट कोशिका कहते हैं। और मास्ट कोशिका के द्वारा ही किसका निर्माण होता है, ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक का निर्माण किसके द्वारा हो जाएगा, मास्ट कोशिका के द्वारा। यानी ऊतक बनने से पहले, ऊतक बनने से पहले जो अपरिपक्व जो आपकी कोशिका है उसको ही कहा जाता है मास्ट कोशिका। क्लियर है बात है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको याद रखनी पड़ेंगी साथियों। आगे 20 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए 20 नंबर क्वेश्चन को, कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन की बात आपको बतानी है। देखो अच्छे से, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ध्यान दो इस बात को, किण्वन का मतलब होता है गलना, गलना या फिर सड़ना। साथियों अगर हम किण्वन की बात करते हैं, किण्वन का मतलब है गलना या फिर सड़ना। तो गलने या सड़ने के लिए किसकी जरूरत होती है, O2 की आवश्यकता होती है, O2 की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी पदार्थ गल नहीं सकता, सड़ नहीं सकता। अगर ऑक्सीजन होगी तभी वो गल सकता है, तभी वो सड़ सकता है। सॉरी, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जब ऑक्सीजन हो गई ना, मतलब ऑक्सीजन का मतलब होता है हवा मिलना। अगर किसी पदार्थ को हवा मिलेगी प्रॉपर ढंग से तो वो खराब नहीं होगा। जैसे आपका सेब है, एप्पल,
उसको आपने पॉलीथीन में बंद करके छोड़ दिया, उसके हवा नहीं लग रही है, इन मतलब उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो वो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, यानी वो किण्वित हो जाएगा। तो किण्वन होने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? ये शायद क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है। आवश्यकता हाँ, किण्वन के लिए आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही है। अगर किण्वन करना है तो आवश्यकता नहीं होती, मतलब ऑक्सीजन जरूरत नहीं पड़ती किण्वन होने के लिए। अगर किण्वन नहीं होगा तो कब नहीं होगा, जब उसको प्रॉपर ढंग से क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। क्लियर बात है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो इसमें दे रखा है कि श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। देखो श्वसन में होता क्या है, श्वसन की जो क्रिया होती है इसमें जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के ग्लूकोज टूट जाता है और टूट करके क्या बनाता है, पायरुविक अम्ल बनाता है, पायरुविक अम्ल का निर्माण करता है, पायरुविक अम्ल का निर्माण करता है। तो ये जो सबसे पहला जो प्रथम जो चरण होता है ना, उसमें किसका निर्माण हो जाएगा, पायरुविक अम्ल का। और पायरुविक अम्ल के बाद में क्या बनेगी, CO2 बनेगी, आपका जल बनेगा और क्या मिलेगी, आपको ऊर्जा मिलेगी। यह आपका दूसरा चरण होता है। तो श्वसन के पहले चरण में किसका निर्माण होता है, पायरुविक अम्ल का। यह बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी को देखो कि श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विखंडन होता है, बिल्कुल सही बात है। देखो प्रथम चरण में पहली बार ग्लूकोज का विखंडन होकर के ग्लूकोज टूट करके क्या बनाता है, पायरुविक अम्ल बनाता है, यह बात भी सही है। और डी नंबर ऑप्शन को देखो, डी नंबर ऑप्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल विघटित होता है, नहीं, गलत बात। ग्लूकोज टूट करके किसका निर्माण करता है, पायरुविक अम्ल का निर्माण करता है, पायरुविक अम्ल का। और इसमें आपको क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में, इसमें दे रखा है एसिटिक अम्ल। ये बात तो गलत है, एसिटिक अम्ल का निर्माण नहीं होता, किसका निर्माण होता है, पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका गलत है और यही आपको बताना था कि निम्न में से कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात है? बताओ कैसे लगी क्लास। अब आपको बताना है कि आपके कितने नंबर आए, 20 में से आपके कितने नंबर आए वो आपको कमेंट करके बताना है। अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और इस क्लास का जो PDF है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर एक्सीलेंट गुरु, और गुरु जो नाम है वो हिंदी में लिखना है और आपको इस क्लास का PDF भी मिल जाएगा। ठीक है। और कोई सुझाव देना है तो भी आपका कमेंट आमंत्रित है, आप कोई सुझाव दे सकते हैं। कोई बदलाव आपको करवाना है, कुछ सुझाव देना है तो आप दे सकते हैं। और लास्ट में कहना चाहूँगा क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों तक, अपने भाई बंधुओं तक, उनको भी जोड़ लीजिए, क्योंकि ALP और टेक्नीशियन के लिए जो साइंस है उसका हम भंडाफोड़ कर देंगे बिल्कुल अच्छे से, और प्रॉपर ढंग से हम नंबर लेके आएंगे। पूरे में से पूरे नंबर की कोशिश करेंगे। अगर आप ढंग से पढ़ते हो, ईमानदारी से पढ़ते हो, ईमानदारी से मेहनत करते हो तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है नंबर पूरे में से पूरे लेके आना, आराम से आ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।